नवाज शरीफ को शिरस्त में ही वफा नहीं है। आने वाले आम इंतखाबात में हम जियाला वजीर आला मुंतखब करके दिखाएंगे। जो मुर्तजा वहाब को आप एडमिनिस्ट्रेटर लेके आए हैं, अब लूटमार की नई दुकान खुली है और वो एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पर नई लूटमार होगी। आज कौन सा गैर जमहूरी इदारा ये कह रहा है तुम सिंध में नॉन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, बलूचिस्तान के सियासी उफक पर काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ रनुमा हो रही हैं। अब्दुल कादिर बलोच साहब हो गए, सनाउल्लाह ज़हरी और यूनुस चंगेज़ी समेत बड़े बड़े सियासी नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। वो पीपल्स पार्टी की जिस पर तनकीद होती है कि पीपल्स पार्टी सुगड़ कर सिर्फ सिंध की जमात रह चुकी है, बलूचिस्तान के अंदर अहम सियासी रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी में शामिल होना बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। और नाज़रीन, हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी क्या पंजाब के अंदर भी गेन कर सकती है, चूँकि जहांगीर तरीन ग्रुप इस वक्त नाराज़ है हुकूमत से, और वो भी बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें कंफर्म है कि पीटीआई का टिकट अगले इलेक्शन में नहीं मिलना, तो क्या वो भी पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में गेन कर रही है, तो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बड़ा महाज जो है वो शुरू होने जा रहा है। एक तरफ इमरान खान साहब अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर सिंध को फतह करने की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कराची की जो जमातें हैं, पर्टिकुलरली पीएसपी, एमकेएम, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बरसरे पैकार है। पीएसपी तो आशूर के बाद सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ बाज़ाब्ता एक तहरीक भी शुरू करने जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि सड़कों पर निकलेंगे सिंध हुकूमत के खिलाफ, सिंधु देश नहीं बनने देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाए जाने का जो मामला है, इस पर तकरीबन सिंध की तमाम ही जमातें इस पर हमें काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही हैं, और तहरीक इंसाफ ने तो इसे लूट मार का एक नया तरीका करार दे दिया है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ कोई कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेगी मुर्तज़ा वहाब साहब के खिलाफ। और नाज़रीन, एनसीओसी के क़याम को 500 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं। कोरोना वबा के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की मरबूत अप्रोच ने मुल्क को कितनी बड़ी तबाही और नुकसान से बचाया, और अगर ये यूनिफाइड अप्रोच अडॉप्ट ना की जाती तो पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। इस पर असद उमर साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, उनसे हम बात करेंगे, सियासी मामलों पर भी उनसे बात होगी। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है नज़ीर लगारी साहब ने, सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें सईद काजी साहब, सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। और असद उमर साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, वफाकी वज़ीर हैं और सरबराह हैं एनसीओसी के। सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान के अंदर आने वाली सियासी तब्दीलियों के हवाले से, फिर कराची की बात ज़रा बाद में करेंगे। तो आज जो वहाँ पे शमूलियतें हुई हैं, तो सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने इसकी वजह बताई कि वो क्यों नून लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, ज़रा सुन लें। नवाज शरीफ को शिरस्त में ही वफा नहीं है। जो नवाज शरीफ ने हमारे साथ किया वो आप नहीं करेंगे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। अब इन शमूलियतों से बिलावल भुट्टो जरदारी को बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। वो ये कह रहे हैं कि न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वो अपनी गवर्नमेंट कायम करने जा रहे हैं अगले इलेक्शन में। उन्होंने मजीद क्या कहा, जरा सुन लें। इंशाअल्लाह ताला आने वाले आम इंतखाबात में हम पूरे मुल्क में, मगर ख़ास तौर पे यहाँ बलूचिस्तान में, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। हम जियाला वज़ीर आला मुंतखब करके दिखाएंगे। जनाब जनरल अमजद शुएब साहब, पहले आपकी तरफ आता हूँ, चूँकि आप ज़रा बलूचिस्तान को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, वहाँ के सियासी डायनामिक्स को भी आप बेहतर समझते हैं, आप वहाँ के हालात को भी। ये जो तब्दीली वहाँ पर आई है, मुझे इस हद तक तो ज़रूर मालूम है कि जब जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब ने मुस्लिम लीग नून को खैर बात कहना था, इस फैसले में उन्होंने राइल शरीफ साहब से मुशावरत की थी कि मैं ये फैसला करूँ या ना करूँ। अब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी में अगर ज्वाइनिंग की है तो उन्होंने मुशावरत ज़रूर की होगी। आपको क्या देख रहे हैं आप, ये तब्दीली जो आई बलूचिस्तान के सियासी लैंडस्केप के अंदर, इसके क्या मुहर्रिकात आपको नज़र आ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या वजह इसकी हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हमारे मुल्क में ये बड़ा एक आम सा रिवाज है कि एक पार्टी छोड़ी और दूसरी में चले गए। जब पहले जनरल कादर ने अपनी PMLN छोड़ी थी तो वो सनाउल्लाह ज़हरी की पार्टी में गए थे। सनाउल्लाह ज़हरी की अपनी एक लोकल पार्टी थी, जो रीजनल पार्टी आप कह लीजिए बलूचिस्तान की, और वो उसमें शरीक हुए। तो वो एक जवाब नजर आता था कि बलोच शायद उसमें चले गए।
और PMLN से निकलने का जवाब जो उन्होंने दिया, उनमें एक वजह उन्होंने खास तौर पे ये बताई थी, जो मरियम की उन्होंने कहा जी कि वो बड़ा एक तरह का वो उनका जो ट्रीटमेंट है वो दुरुस्त नहीं है, या गालिबन वो ये समझते हैं कि वो जूनियर हैं, बहुत नई उनकी एंट्री है और वो एक बॉसिंग सा एटीट्यूड लेके अंदर आ गई हैं। तो ये चीज तो उनको पीपल्स पार्टी में भी देखनी होगी, उनके बेटे से कम उम्र का लीडर उन्होंने मान लिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये मफादात की सियासत है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं। बलूचिस्तान में ये खेल चलता रहता है, बहुत ज्यादा चलता है वहां पे, क्योंकि वहां पे मफादात के लिए लोग ज्यादा सियासत करते हैं। वहां करप्शन भी इसी वजह से बहुत ज्यादा, हुक्मरानी तबके में करप्शन बहुत रही है। तो ये प्रॉब्लम बलूचिस्तान में तो खुसूसी तौर पे है। मैं जाती तौर पे अगर मैं देखूं तो मैं ये समझता हूं कि टोटली जाती मफाद के लिए इन्होंने ये किया है। और उसमें एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट जब ये तब्दील हुई थी, सनाउल्लाह ज़हरी की गवर्नमेंट जब खत्म करा के तो ये बनाई गई थी गवर्नमेंट, उसमें जरदारी साहब का बड़ा रोल था। बिल्कुल। और जरदारी साहब ने उसमें अपने तमाम जो एलिमेंट्स ऑफ पावर हैं वो इस्तेमाल किए थे, अपने वसाइल भी, हर चीज, और वो उन्होंने उस वक्त बना के दी। तो आज मेरा ख्याल है उनके इनरोड्स उसी तरह मौजूद हैं, उन्होंने इन लोगों को भी रोप इन किया है, बहरहाल ये अपने मफादात के लिए गए हैं वहाँ। ठीक है, आप इसे कैसे देख रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, इस बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को, कि सिर्फ इसे एक बलूचिस्तान की हद तक एक आइसोलेटेड सियासी वाक़या कहा जाए, या फिर इसके कौमी सियासत पर भी असरात मुरतब होंगे? और आने वाले दिनों में आप क्या होता देख रहे हैं पीपल्स पार्टी को लेकर, पर्टिकुलरली जिस तरह बिलावल कह रहे हैं कि बलूचिस्तान से आगाज़ हुआ, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। मुस्तकबिल की सियासत पे आप क्या देख रहे हैं इस आज की ज्वाइनिंग के असरात? एक अहम सियासी वाक़या है, इसलिए कि मैंने आर्मी में बहुत कम देखा है कि कोई आर्मी जनरल पॉलिटिकल नारे का इस्तेमाल करे। तो जब इन्होंने छोड़ा था मुस्लिम लीग नून को कई माह कबल, जनाब अब्दुल कादिर बलोच ने एक ट्वीट किया था, उसमें ट्वीट में और कुछ नहीं था, लिखा था जिए भुट्टो। तो एक ये लग रहा था कि एक नए अंदाज में आ रहे हैं, शायद ये एंट्री का एक दरवाज़ा है। जनरल साहब ने जो बात की है वो बहुत बड़ी हद तक ठीक है, लेकिन एक बात और बढ़कर है कि एक मैकेनाइज्ड सिस्टम है बलूचिस्तान की सियासत में, और बहुत ही इंजीनियर्ड किस्म का एक सिस्टम है। वहाँ पर कोई हुकूमत जो है वो ताकत के मराकज़ के बगैर नहीं बनती है। तो ताकत के तमाम मराकज़ जब एक पेज पर हों तो इसका इम्कान पैदा होता है कि तब्दीली कहाँ आ रही है। रही ये बात कि ये तब्दीली अवाम के हक में होती है कि नहीं होती है, मुझे इसका बहुत कम इम्कान नज़र आता है। बलूचिस्तान में बड़े मसाइल हैं, बिल्कुल। सी पैक की ओनरशिप के मसाइल हैं, सी पैक के वेस्टर्न रूट के मसाइल हैं जिसका अब तक कोई बात नहीं की जा रही है, और दीगर बड़े मसाइल हैं जो ख़ास तौर पर बलूचिस्तान को रिलेट करते हैं। बलूचिस्तान का एंट्री पॉइंट एक इंडस हाईवे भी है जिसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है और इस पर कोई सोच भी नहीं रहा है। तो बलूचिस्तान का एक बड़ा रूट बनना था जो ऊपर चलते हुए यूरोप पहुंचना था, क्वेटा, और फिर क्वेटा से जो है वो निकाला जाना था वहां से तुर्बत के लिए और ग्वादर के लिए, वो भी नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि बलूचिस्तान का नेशनल डेवलपमेंट में कितना बड़ा हिस्सा होगा, और अगर हमने बलूचिस्तान के अंदर मौजूद वसाइल को तक पहुंचना है और उनको इस्तेमाल करना है और उनको इस्तेमाल के काबिल बनाना है, तो हम बलूचिस्तान की आबादी को हमें मुतमईन करना पड़ेगा और बलूचिस्तान के लोगों को मुतमईन करना पड़ेगा। वहाँ पर एक बेइत्मीनानी की सी कैफियत है और बलोच बड़ी हद तक नाराज भी हैं, और हमारा जो रवैया रहा है शुरू से अब तक, एक ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा ऑपरेशन, और फिर उन ऑपरेशन के बाद अब गुमशुदियाँ, लापता होना, फिर लाशों का मिलना, ये सारा कुछ जो है एक तकलीफ दे सूरत हाल है। ठीक, तो यानी ज़ाहिर है जो भी वहाँ आता है उसको इन सारे जो मसाइल हैं आम बलोचों के, उन मसाइल का उसे जो उनके साथ ज़्यादतियाँ उन सब का ज़ाला करना पड़ेगा। वो बुनियादी मसाइल हल करने हैं बलूचिस्तान के, जो भी पार्टी वहाँ पर आती है इक़्तिदार के अंदर। सईद काजी साहब, अब आज ये जो ज्वाइनिंग्स हुई है बलूचिस्तान के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है। ज़ाहिर है इसको लोग रिलेट करते हैं फ्यूचर पॉलिटिकल इवेंट से कि मुस्तकबिल की सियासत जो है उसे भी आज का ये वाक़या क्या डिफ़ाइन करता है कि जिस तरह से याद है आपको कि PTI जब 2018 में इक़्तिदार में आई तो उससे पहले लोग PTI में जाना शुरू हो गए थे।
तो क्या ये पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई पेशबंदी हो रही है कि मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी का जो है वो रोशन हो सकता है? क्या इस तरफ कोई इशारा दे रहा है आज का वाकया? देखिए समर, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान का एक खास निज़ाम है, एक रियासती ढांचा और स्ट्रक्चर है जिसमें जिस चीज का जो जो रोल है आप जानते हैं। अब एक बात तो तय है कि मुस्लिम लीग नून अपनी हालिया शक्ल में अगर लीडरशिप नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा के साथ रहती है तो वो रियासत के साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जाहिर है वो भी रियासत की मर्जी से ही आए थे और वो जब भी इक़्तिदार में आए हैं वो जाहिर है जहां से उनको मदद मिलती है वो भी सिलेक्ट ही होते थे। तो अब जो है दो पार्टियां रह जाती हैं, एक कोई बॉडी हलचल बने ऐसी नजर नहीं आती मुझे, क्योंकि बड़ी आप पॉलिटिकल अपीवल हो और कोई और पार्टी बन जाए जिस तरह 68-69 में पीपल्स पार्टी बनी थी। तो ये अब तय है कि ये जो सियासी मुसाफिर हैं ये अब अपनी नई मंजिलें तलाश कर रहे हैं, क्योंकि जो पुराना घोंसला है उसको आकबत अंदेशी कह लें या परवेज रशीदियन डॉक्ट्रिन कह लें, उनको वो इररेलेवेंट हो गए इन स्कीम ऑफ थिंग्स में। हाँ वो शोर बचा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर जो नीचे की सेकंड टीयर है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ और जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ वो भी राब्ते में है। तो ये एक तो ये बात है कि आने वाले जो इलेक्शन नजर आ रहा है उसमें ये दो पार्टियां हमें आपस में नजर आ रही हैं जिनको यानी पावर में आने का जिनका चांस हो सकता है। दूसरी और एक और आपने बात की, बाकी ये जो रही ना अवाम वाली बात, अवाम तो इनको अब सिर्फ जमाती जमा तफरीक है। जाती तौर पर मैं नाम नहीं लेता, कई सियासतदानों से हमारी बात होती है, वो कहते हैं यार अब पीपल्स डेज ऑफ पीपल्स पॉलिटिक्स आर ओवर, खत्म हो गई। अब आप जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये देखें एक नई पूरी फ्रेजियोलॉजी हमारे वजूद में आई है। ये जो स्टेक होल्डर कौन है? अब तो चीन भी स्टेक होल्डर है, अब तो आलमी मालियाती इदारे भी स्टेक होल्डर हैं, रियासत के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी स्टेक होल्डर है। प्रॉब्लम क्या हुआ है हमारी जमहूरियत के साथ? प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो पॉलिटिशियन और ठेकेदार का नेक्सस बना है इसने बर्बाद करके रख दिया इसके इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, ये काजी साहब मुझे ये बता दें कि जिस तरह मैं अपने पहले मैंने बात की कि जनरल डायर अब्दुल कादिर बलोच साहब ने जब मुस्लिम लीग नून छोड़ी थी तो उन्होंने राइज शरीफ साहब से मशवरा किया था। ये मैं ख़बर भी नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा हूँ दोबारा से। अब ये जो उनकी ज्वाइनिंग का फैसला है ये भी ज़ाहिर है उन्होंने कई दोस्तों से जो उनके जूनियर रहे उनसे भी मुशावरत की होगी, कई लोगों से मुशावरत के बाद ये पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला हुआ है। ये कोई इतना सिंपल फैसला नहीं था। तो क्या ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी फेवरेट हो रही है कहीं पे, किसी सर्कल में, किसी जगह पे? देखें अवाम में तो कोई फेवरेट नजर नहीं आता। देखें ना पीपल्स पार्टी का तीसरा दौर खास क्वार्टर्स की बात कर रहा हूं, खास क्वार्टर्स की बात कर रहा हूं। वो तो बिल्कुल तय है। उसकी वजह यह है कि जो 2018 का इलेक्शन भी था, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि कुछ सीटें जो थी वो पीटीआई की थी जो से नहीं मिली, और ये हमारे भट्टी साहब ने खबर दी थी कि ये जो आपका गुजरांवाला में है, क्योंकि ताकतें ये भी नहीं चाहती कि आप एब्सोल्यूट पावर के साथ आ जाएं। जो हमारी सिविलियन एलीट जो आती है इसमें, या सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस, मगर अब मुझे जो खबरें ये भी मिल रही हैं कि अब खान साहब के बारे में भी एस्टेब्लिशमेंट में ये राय मौजूद है कि बहुत कुछ उन्होंने लर्न भी किया है, कभी एक पेज पे होते हैं कभी नहीं भी होते। उनका पंजाब का जो फैसला था वो गलत या सही था, जो भी है, अब वो ज्यादा कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ। और दूसरी बात ये कि इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो ये है, ये जो आपकी नून लीग वाला मामला है, क्योंकि आपने 35 साल से इसको ईंट रख के बनाया गया था और ये समझा जाता था कि ये बड़ी, लेकिन हमने देखा कि वो उन्हें किसी ने ये बता दिया कि शायद असल ताकत वहां पे, असल ताकत तो अवाम की होती है, वो अवाम में ताकत थी नहीं, वो कोई मूवमेंट बना नहीं सके। जब मूवमेंट नहीं बनती तो सियासत ऊपर चली जाती है, सही हो गया, खेतों खलिहानों में नहीं रहती, और जब खेतों खलिहानों में सियासत ना हो तो तब सियासतदान पावरफुल समर नहीं होता। जनरल साहब, पीपल्स पार्टी क्या पसंदीदा हो रही है ताकतवर हलकों की, अहम हलकों की? जिस तरह से एक इम्प्रेशन रहा माजी में कि तहरीक इंसाफ बड़ी फेवरेट रही है, तो क्या अब तहरीक इंसाफ की जगह पीपल्स पार्टी ले रही है क्या पसंदीदगी के एतबार से? नहीं, इस तरह नहीं है। मैं एक चीज आपको बताऊं, अगर आप तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में कॉन्टेक्ट इनका जो है उसका अगर कर लें, आप मवाजना कर लें, तो जहां तक तो करप्शन का किस्सा था, करप्शन के इल्जाम हर किसी पे हैं। वो पीटीआई का भी सारे लोग रोते हैं कि जनाब इनके अपनी सभों में वो लोग बैठे हुए हैं जिनका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहे। ये शिकायत रही है, दूसरी दो पार्टियां नहीं करती हैं।
दूसरी 2 पार्टियों का एहतसाब भी शुरू है, वो है। तो करप्शन के मामले में तो हो सकता है कि सबका पलड़ा एक जैसा ही हो, लेकिन आप एक चीज देखें कि मुल्क के खिलाफ या अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने हरदासराई की है कोई, या पीटीआई ने की है अभी? पहले तो वो करते रहे हैं, इमरान खान की बहुत सारी हमें क्लिप्स मिलती हैं जो पुरानी है, उसमें वो करते हैं। लेकिन एक नेशनल अप्रोच है जहां आप मिलके चल रहे हैं अपनी अफवाज के साथ, क्योंकि आजकल सिक्योरिटी के इशू आपके बहुत है, आपका ज्यादा मसला ही सब सिक्योरिटी का है। बिल्कुल। और एक वो पार्टी है जो कि जहां से सिक्योरिटी थ्रेट है आपको, वो उनकी पजीराई कर रही है, आपकी नहीं कर रही। पब्लिक में एक इंप्रेशन बिल्डअप हो रहा है कि ये पार्टी जो है ये सिंपैथेटिक है आपके दुश्मनों के लिए। ये बड़ी सीरियस चीज है। सही। ये अवाम बात करते हैं, ये यहाँ पे आप मैं मुख्तलिफ ये जो इंटरनेट पे मुख्तलिफ वीडियोस के नीचे कमेंट्स होते हैं, मैं वो देखता हूँ। सही। तो एक इंप्रेशन बिल्डअप हो रहा है। ठीक। ये खुद अपने आप को दूर कर रहे हैं इस तरह की बातें करके। जब आप टारगेट करेंगे उन्हीं लोगों को जो आपका दिफा करने के लिए बैठे हैं और कर रहे हैं, तो फिर आप लाजमन खुद दूर हट जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और पहलू भी है डिस्कशन का, वो है नून लीग के अंदर जो बयानियों की तकसीम है, पार्टी के अंदर जो डिवीजन है, क्या वो भी पार्टी की तकसीम की, पार्टी में टूट फूट की वजह बन रही है? इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक कमर्शियल ब्रेक भी लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप की भी और मजीद जो PMLN के अंदर डिवीजन की। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। बात हो रही है बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़ी अहम शमूलियतों के हवाले से। नज़ीर लगारी साहब, ये जो ज्वाइनिंग्स हुई हैं इसमें एक पहलू ये भी है कि नून लीग जो है वो बड़ी कन्फ्यूजन के शिकार हैं उनके लोग। खैर, ये लोग तो पहले ही नून लीग छोड़ चुके थे, क्या मज़ीद लोगों के लिए भी पार्टी छोड़ने की राह हमवार हो सकती है? जो इस वक्त एक कन्फ्यूजन है पार्टी के अंदर, जो ग्रुपिंग है पार्टी के अंदर बड़ी क्लियर हो चुकी है कि एक मरीम नवाज कैंप खुल के सामने आ गया है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कैंप जो है वो खुल के बड़ा सामने आ गया है। पार्टी की सेकंड टियर लीडरशिप भी अब अपनी पार्टी की टॉप लीडरशिप के फैसलों के खिलाफ बात कर रही है, तबसरे कर रही है। इसको कैसे देख रहे हैं? आपके मुस्तकबिल में PMLN क्या मजीद तकसीम का शिकार हो सकती है या मजीद लोग पार्टी छोड़ सकते हैं? PMLN का एक और मसला है, वो वेट एंड सी के वो कर रही है और वो ये देखना चाह रही है कि क्या खुदा न खास्ता पाकिस्तान 2023 तक डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। यानी वो उसका एक अंदाज़ा है, वो हमारा अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तान बहुत से बहरानों से निकल जाए और उसकी मईशत भी अच्छी हो जाए। हमारे आदाद शुमार से कतई नज़र मईशत की हालत ठीक नहीं है, ख़ास तौर पर लोगों के घरों की हालत ठीक नहीं। वो अपना ठीक प्रॉपरली वो नहीं कुछ खा पी रहे हैं जिस तरह से वो पहले खाया पिया करते थे। उनके बड़े मसाइल पैदा हो चुके हैं और इस हुकूमत ने मैनेज करने की, इकनॉमी को मैनेज करने की कोई कोशिश नहीं की है, बल्कि उसने ये तक मजदा सुना दिया कि जनाब पाकिस्तान दुनिया का सबसे अर्जा तरीन, सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, अब आप खुश हो जाएं इस बात से। तो इस तरह इन्होंने तवज्जो नहीं दी। दूसरा ये है कि आप बहुत सी चीज़ों में लैग करते जा रहे हैं और आपको फोर्स किया जा रहा है कि आपको उस तरफ ले जाया जाए, यानी इंटरनेशनली भी आपको आइसोलेट करने की कोशिश हो रही है। आपने देखा है कि किस तरह से जब अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट हो रही है तो हमें कहा जाए नहीं, दरवाजा बंद है, आप इधर से अंदर दाखिल ना हो। तो इसका मतलब है कि वो फोर्सेस क्या आपको इस तरफ ले जाएंगी? पहले आपको ले जाएं खुदा ना खास्ता, मैं फिर कहता हूँ खुदा ना खास्ता, वो आपको ले जाएं डिफॉल्ट की तरफ और फिर कहें कि जनाब आप अपने एसेट्स हमारे हवाले करें। ये मियां नवाज शरीफ का अल्लाह ना करे ऐसा है और ले जाएं और फिर हम कहें कि जनाब अब सिविलियन बालादस्ती की बात करें, क्योंकि जो हम जिस चीज़ को बालादस्ती समझ रहे हैं वो आप ख़त्म करें, अब आप हमें सिविलियन बालादस्ती की तरफ लें। और ये बहुत ही मेरे ख्याल में एक ऐसा गेम है जिसका इम्कान बहुत कम नजर आता है, लेकिन उनका ख्याल ये इसलिए वो कह रहे हैं कि हम सिविलियन बालादस्ती चाहते हैं, लेकिन सिविलियन बालादस्ती के बारे में इनका न तो विजन क्लियर है, ना इनका एजेंडा हो सकता है, ना ही इस सिविलियन बालादस्ती के बल पर आए हैं। वो जिस बल पर आए हो, जिस तरह उन्हें परवान चढ़ाया गया, जिस तरह पाला पोसा गया है, वो ये सारा रूप नहीं था। वो इस तरह से सही है। ठीक,
चले, आपकी सर राय आ गई है। सईद काजी साहब, ये जो तब्दीलियाँ हम देख रहे हैं, अब ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है, जो मौसमी परिंदे हैं उन्होंने लेफ्ट राइट जाना शुरू कर दिया है, सियासी अलाइनमेंट जो है वो शुरू हो चुके हैं, चूँकि ज़ाहिर है अब 2 साल बाद इंतखाबात हैं, 1 साल के बाद इलेक्शन ईयर में हम दाखिल हो जाएंगे, इसलिए अब लोगों ने अपनी मंजिल का तयन शुरू कर दिया है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में आज हुआ, अब पंजाब के अंदर भी एक बड़ा अहम मामला है, वो है PTI के अंदर तकसीम का। जहांगीर तरीन ग्रुप जो इस वक्त बना हुआ है, वो लोग बड़ी मुश्किल में आगे हैं, उन्हें नज़र आ रहा है कि आगे समंदर पीछे खाई वाली बात है कि किस तरफ जाएं। PTI में रहते हैं तो कंफर्म है कि PTI ने इमरान खान ने अगला टिकट नहीं देना, जो लोग जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। इसके अलावा नून लीग में वो जा नहीं सकते, फिर रास्ता मेरे से पंजाब में भी उनके पास पीपल्स पार्टी ऑप्शन बचता है, या फिर अपनी इंडिपेंडेंट एक हैसियत बरकरार रख के अपना ग्रुप बना के इलेक्शन के अंदर जाएं। क्या लग रहा है आपको, पंजाब के अंदर किस तरह की सफबंदी हो रही है? जो वो ट्रेजिक चीज जो हुई है ना इन पिछले 3 अदवार में, हमें तो होना तो ये चाहिए था कि जो सियासत है वो मजबूत होती। 3 अदवार आपको अनइंटरप्टेड मिले थे, तो आप इदारों को मुस्तहकम करते, लोगों के लिए डिलीवर करते। अब सवाल ये है, अभी जो नजीर लगारी साहब ने भी बड़ी अहम बात की है, वो अव्वल पहली बात तो ये कि ये जो है ना, ये वर्ल्ड जो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारा नाक पानी से थोड़ा बाहर ही रखेगी। एक तो हम न्यूक्लियर स्टेट है, और दूसरी बात ये कि मियां साहब का अगर ख्याल ये है कि जी इस तरीके से हम गिर जाएंगे, तो पहले तो फिर अमेरिका गिर जाए ना, जिसकी इकोनॉमी $24 ट्रिलियन की है और कर्जा उस पर $30 ट्रिलियन का है। तो ये एक अल्लाह किसी दिन रखिएगा, इस पर बात करेंगे। मगर सवाल ये है कि ये हमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा, और दूसरी बात में मैं भी आपको एक खबर दे दूं, ये जो पाकिस्तानी इशराफिया की रिलक्टेंस है ये चीन के मामले पे, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, उन्होंने इनको इन्फॉर्म किया है कि ये $100 बिलियन इज नो प्रॉब्लम फॉर अस। ये चाइना की तरफ से मैं आपको बता रहा हूं कि वो कहते हैं ये हमें रास्ता दें, ये बनाइए हमारे साथ, क्योंकि मगर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ डिवीजन एस्टेब्लिश इशराफिया में है, बच्चों के वीजे उधर के हैं, उधर प्रॉपर्टियां हमारी हैं, वो रास्ते में आ जाती हैं, ये वजह है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तानी इशराफिया को फैसला करना पड़ेगा कि उसने किस तरफ जाना है, और जाहिर है आने वाले दिनों में खेल अमेरिका को बाकायदा आंखें दिखाई हैं। मैं फाइनेंशियल टाइम्स को अपना कोट कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारी यूएस लिस्टिंग $2 ट्रिलियन की उड़ा देंगे और $2 ट्रिलियन हमारे वापस करो। उधर से प्यूटन ने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की है कि मैं तुम्हारी गैस सारी यूरोप की बंद कर दूंगा। तो ये गेम एक तो दुनिया में बदल गई है। मगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि देखें चीन को क्या एज था अमेरिका पर, चीन की जो भी मार्केट इकोनॉमी थी वो अंडर दी, जी सॉरी ठीक, मैं बात खत्म करता हूं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो मईशत का मामला है ये तो किसी के हाथ में नहीं है। कौन कहां से आते हैं आपके स्टेट बैंक का गवर्नर अपना लगा के दिखा दें, अपना वजीर खजाना लगा के दिखा दें। तो सर वो पंजाब वाला भी जरा बता दें, पंजाब वाला भी जरा बता दें कि पंजाब के अंदर क्या मुमकिन सफबंदी हो सकती है। पंजाब भी जो है वो पिंडी पे डिपेंडेंट होगा। क्यों नहीं, मेरे प्रोग्राम में फरमाया था इन्होंने जहांगीर तरीन साहब ने कि 30 से 35 मेंबर पार्लियामेंट की उनको हासिल है, तो क्यों नहीं हुआ भाई, फिर बजट में क्यों शोर नहीं मचा। बात ये है, तकलीफ दे ये बात है, हम इशारा तो कर देते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट जैसी है वैसी है, और यार तुम अपना रोल क्यों नहीं गेन किया, तुमने क्यों नहीं अवाम में अपनी इन रोड्स बनाई। जाहिर है तुम नहीं बनाओगे तो खला तो नहीं रहेगा, खला तो कोई ना कोई पुर करेगा ताकत का। अब तो सईद काजी साहब, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब भी कोई इतने ज्यादा परेशान नहीं है जहांगीर तरीन ग्रुप से। शुरू में थे कि एकदम से देखा आपने अली जफर बन गई, उन्होंने रिपोर्ट उनको बना दिया इंचार्ज किया, वो देखें तहकीकात करें उनके सारे मामला को कि कहाँ खराबी हो रही है, कहाँ ज्यादती हो रही है। वो मामला भी सारा दब गया। उल्टा अब जहांगीर तरीन ग्रुप पे ऑन स्लॉट गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया। जैसे राहुल चौधरी को कहा गया कि फौरी तौर पर इस्तीफा दो, अब तुम जहांगीर तरीन के साथ खड़े हो। राजा रियाज को कहा जा रहा है कि आप सारे लोग भी इस्तीफे देकर इंडिपेंडेंट आए। अब उन पे मेरा से प्रेशर पड़ रहा है, अब पीटीआई इतना खतरा फील नहीं कर रही। बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। उसकी वजह यह है कि जब आप जोड़ तोड़ की सियासत पे चले जाएंगे तो फिर ताकत कहीं और होती है और वो फैसला करती है। अब हमारा जो प्रॉब्लम हुआ है, हम अवाम से हमारी सियासत दूर होती चली गई है। ये जितने जो इकोनॉमिक जो आपने जो ये स्ट्रक्चर इन प्लेस किए हैं, सारा तो इशराफिया के हाथ में आपने दे दिया, पब्लिक पॉलिसी इशराफिया के हाथ में दे दी। किधर ना कोई स्कूल है, ना अस्पताल है, जबानी जमा तफरीक है, काट पकड़ाई जाओ। तो जब तक आपके मुल्क के अवाम ताकतवर नहीं होंगे माशी तौर पर, हर एतवार से सियासत भी ताकतवर नहीं होगी। जी समर सही है। अच्छा जनरल साहब,
ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं कि पीटीआई के लिए ज़्यादा बड़ी थ्रेट इस वक्त कौन पैदा कर रहा है? पीपल्स पार्टी पैदा कर रही है या नून लीग पैदा कर रही है, या फिर अभी तक तो हम देख रहे हैं 3 साल में तो पीटीआई खुद अपने लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम रही है? जिस तरह महंगाई की हम बात करें, महंगाई और बैड गवर्नेंस जो है वो सबसे बड़ा मसला रहा है। आगे अब चूंकि ज़ाहिर है 1 साल बाद हमने इलेक्शन ईयर में दाखिल होना है, तो ज़्यादा बड़ी थ्रेट 2023 में पीटीआई के लिए कौन सी जमात पैदा कर रही है, पीपल्स पार्टी या नून लीग? देखिए, ये दोनों ही थ्रेट सच नहीं है। अगर पीटीआई के लिए मसला है कोई, तो उनके अपने मसाइल बहुत हैं, उनकी अपनी परफॉर्मेंस का मसला है, जिसकी वजह से उनको इलेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस वक्त कोई भी पार्टी इतनी पॉपुलर या इतनी मजबूत नजर नहीं आती कि वो ये कह सके कि वो इलेक्शन जीत के तो इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट बना सकेंगे। ये सूरत हाल आज नहीं है। जो नून लीग की एकदम से पीडीएम में जब वो आए, बड़ा जोश था और कुछ वो इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन वगैरह भी जीते, तो एक जो उन्होंने अपना एक इमेज सा डेवलप किया था, वो अब धड़म जाके जमीन पे गिर चुका है। और उसकी सिर्फ यही वजूहात नहीं, उसकी वजह बहुत बड़ी यही है कि इनका अपना कॉन्डक्ट, इनके बयानिए में इख्तलाफात जो हैं, जिसकी वजह से पार्टी बटी हुई है। पार्टी के बटे होने का आप बहुत बड़ा सबूत यही देख लें, आपके आगे प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इनमें मरियम के अलावा कोई अपने इनके जो बड़े स्टॉलवार्ड्स हैं वो नजर ही नहीं आए सामने, वो खुदा जाने कहाँ रहे। तो ये चीजें जो हैं ये वाज़ेह हैं, अभी दुनिया देख रही है, और मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता ये ग्राउंड लूज कर रहे हैं। तो ये बताएं जनरल साहब, कि ये जो ताल्लुक है, जी एक सेकंड, जो पीपल्स पार्टी का मसला है वो ये है कि सिंध में अंदरून हालात बुरे हैं, और ये सिंध के अंदर इनके ऊपर करप्शन वगैरह के इल्जाम बहुत ज्यादा हैं। ये 18वीं तरमीम का जो कवर लेके तो कार्रवाइयां प्रोविंसेस में खुद कर लेते हैं ये लोग, उसके बाद जगहों पे असरात सामने नजर आने शुरू होते हैं, और सिंध में ये चीज मौजूद है। लिहाजा ये कहना कि आज बलूचिस्तान में 2 लोग, वो तो पहले ही पीएमएलएन तो उन्होंने छोड़ी हुई थी पहले ही, वो इधर चले गए, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी का फ्यूचर जो है वो अब फेडरल लेवल पे बहुत बड़ा हो गया, वो नहीं हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी मजबूत है कि वो ये सोचे कि वो इंडिपेंडेंटली आके फेडरल गवर्नमेंट बना लेगी, बड़ा मुश्किल नजर आता है। ठीक है, नज़ीर लगारी साहब, आपकी राय में ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंने 3 चैलेंजेस की बात की, एक उनके लिए ज़्यादा थ्रेट पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, और तीसरी सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो पीटीआई इटसेल्फ, उनकी अपनी जो तकसीम हो गई, बैड गवर्नेंस हो गई, महंगाई का मामला सबसे बड़ा उनके लिए बड़ा चैलेंज है। तो ये जो जनरल साहब कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पीटीआई के लिए बड़ी थ्रेट पीटीआई खुद ही है, अपनी उनकी बैड गवर्नेंस है। तो इस बैड गवर्नेंस पर, इस महंगाई के मामले पर ज़्यादा बेहतर कैपिटलाइज कौन सी पार्टी कर सकती है, पीपल्स पार्टी या नून लीग? देखिए, नून लीग ने तय कर रखा है कि हमने सिक्योरिटी इदारों के लिए खला जो है पैदा करना है, और उनको हमने दीवार से लगाना है। मुझे नहीं पता कि उनकी ये पोजीशन है नहीं है, वो कितने बड़े, मैं नहीं समझता हूँ कि वो इतनी बड़ी उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है कि वो मुल्क के सिक्योरिटी इदारों के लिए या ताकत के मराकज़ के लिए कोई बड़े मसाइल पैदा कर सकें। कुछ नहीं है। इतनी सबसे बड़ी ताकत इनकी वो है जो गुजरांवाला में ज़ाहिर हुई थी, सबसे बड़ी ताकत उनकी वो है जो क्वेटा में या लाहौर में या कहीं भी ज़ाहिर हुई थी, जहाँ पर उन्होंने एक बयानिया दिया था, नाम लिए थे। इतनी, इससे ज़्यादा बड़ी उनकी वो नहीं है, ताकत नहीं है। ये कोई इनकलाबी पार्टी नहीं है। ये जो हमें बताया जा रहा है हमारे दोस्तों की तरफ से कि ये ची गवेरा आ गया है और ये हो ची मिन आ गया है और ये इतना बड़ा जनाब माओ ज़ेडुंग आ गया है, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ये माओ ज़ेडुंग है, ना हो ची मिन है, ना ये ची गवेरा है। ये मौके की तलाश में है कि किस तरह से हमारे ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं किस तरह से बड़ी मुश्किल में आते हैं। तो मैं अपना दरमियान में रास्ता निकाल कर दुनिया को ये बावर करा सकूं कि जी मैं ही हूँ जो इस सारे मसले को हल कर सकता हूँ। तो और अगर किसी का ये ख्याल है, मुझे बहुत एहतियात से बात करनी पड़ रही है, वह अगर किसी का ये ख्याल है कि ये इराक है या शाम है, तो मेरे ख्याल में वो गलत फहमी में है। लेकिन इराक और शाम की तरफ ले जाया जाना ये इनका मंशा मकसूद हो सकता है कि इस तरह के हालातों के इराक और शाम जैसी सूरत हाल पैदा हो, फिर हम खुल खेलेंगे और अहमद शिलाबी बनकर आ जाएंगे या कोई और बनकर आएंगे। तो मेरा ख्याल है इस तरह का कोई इम्कान नहीं है नून लीग के लिए। नून लीग में भी ज़्यादा बहुत वाज़ेह धड़ेबंदी जो है वो जा सकती है, हो सकती है। और एक तरफ शहबाज शरीफ एक तरफ जा सकते हैं क्योंकि वो इन चीज़ों को बिलीव नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ
जो है वो जनाब नवाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज जैसे मेरे भाई कह रहे थे, काजी साहब के हमारे बहुत प्यारे दोस्त जो हैं, अपना परवेज रशीद साहब ये एक तरफ हो जाते हैं और फिर बाकी पार्टी के लोग एक तरफ हो जाते हैं, तो ये इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। जहाँ तक उनके लिए चैलेंज का मसला है, चैलेंज इस वक्त अगर नून लीग के लिए हो सकता है तो पीपल्स पार्टी शायद चैलेंज बन सकती है, या उनके लिए एक सॉफ्ट रास्ता निकल सकता है, तो उनके लिए भी बन सकता है। लेकिन पीटीआई तो अपनी गवर्नेंस की वजह से, अपने बयानिए की वजह से, अपने एक ऐसे तर्ज अमल की वजह से कि वो अपनी हार को भी अपनी फतह कहते हैं, वो बिल्कुल साफ नजर आता है, भाई आप फेल हो गए हैं, कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके, और उसको अपनी कामयाबी के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन लोग इस बात पर कहां राजी होंगे, कौन मानेगा इस बात को कि आप टोटल फेल हो चुके हैं और आप तराने गा रहे हैं कि हम कामयाब हो गए। ये किस बात को मानेगा कौन? चले, कोई बाई नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। चले, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से नाज़रीन वापस आएंगे जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में अहम सियासी शख्सियात का पीपल्स पार्टी में शामिल होना क्या पीपल्स पार्टी का मुल्क के दीगर सूबों के अंदर या सेंटर के अंदर एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ इशारा दे रहा है। तो दूसरी तरफ हम ये भी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद कि पीपल्स पार्टी का अपना जो मजबूत कला है, जो बेस है सिंध, वहाँ पर भी उन्हें ख़ुद बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, वहाँ उनके लिए बहुत सारे जो है मसाइल सर उठा रहे हैं। पर्टिकुलरली सियासी मसाइल की मैं बात कर रहा हूँ। इंटीरियर सिंध के अंदर भी उनके खिलाफ सफबंदी हो रही है, कराची के अंदर भी उनके खिलाफ सफबंदी हो रही है। तो क्या पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर दोबारा अपने आप को सस्टेन कर पाएगी? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह हमने बात की कि पीपल्स पार्टी की हम बात कर रहे हैं कि उनमें ज्वाइनिंग्स होने के बाद क्या उनका मुस्तकबिल दीगर सूबों के अंदर या मरकज़ के अंदर रोशन हो सकता है, लेकिन खुद पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर बड़े चैलेंजेस उसके लिए पैदा हो रहे हैं। पीटीआई जो है वो सिंध को फतह करने की बातें कर रही है, इंटीरियर सिंध के अंदर इत्तेहाद बन रहे हैं, और कराची के अंदर भी हम देख रहे हैं सफबंदी हो रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो क्या पीपल्स पार्टी की अपनी बका सिंध के अंदर भी पॉसिबल है या नहीं? इस पर सईद गाजी साहब आपकी क्या राय है कि जिस तरह मुर्जा वहाब को लगा दिया गया कराची का एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ है। लग रहा है आपको कि ये जो पीपल्स पार्टी वहाँ पे चीज़ें सेटिंग कर रही है, वहाँ पे अपनी वज़रा चेंज कर दिए, सारा कुछ कर दिया, ज़रा वो थ्रेट फील कर रहे हैं, तो सस्टेन करना पॉसिबल होगा इनके लिए? देखें, अब सस्टेन करने का सिर्फ एक तरीका है और वही तरीका तमाम पार्टियों ने इख्तियार कर लिया, और वो इलेक्टेबल्स का है। अगर आप ये लगारी साहब मुझे बेहतर बता सकते हैं कि अगर आप इंटीरियर सिंध में भी देखें तो पीपल्स पार्टी भी के जितने भी अब जो टिकट होल्डर हैं या असेंबली में बैठे हुए हैं, कुछ अगर कोई एक्सेप्शन हो तो मेरे इल्म में नहीं है, वो सारे के सारे अब एक तबके से हैं और इलेक्टेबल्स हैं वो। और वो थाने कचहरी की सियासत पर आ गई ये बात। मैं कई दफा कोट कर चुका हूं कि ये पाकिस्तान इंडिया दोनों जगह पे उनको अमेरिका में स्टडी हुई थी कि एक आदमी की अगर ये रेपुटेशन है कि वो कोई जराइम में मुलवस है तो इलेक्शन जीतने के ज्यादा चांसेस हैं उसके। अभी ये 47% लोग जो है इंडियन पार्लियामेंट में वो हार्डन क्रिमिनल आते हैं। तो इसकी वजह ये है, इसकी वजह क्या है कि जो एक फेयर डिलीवरी ऑफ दी पब्लिक सर्विसेज है वो करवाने के लिए भी हमें कोई ना कोई कंटूटा चाहिए होता है। तो ये सियासत बड़ी बदली है, इसको वापस कैसे हम बाजियाब कर सकते हैं? इमरान खान एक होप लेके आए थे, मगर वो भी इलेक्टेबल जी की तरफ हालात जाते हुए नजर आते हैं हमें। तो ये जो भी अगला खेल बनेगा ना, उसमें चूंकि नीचे मूवमेंट नहीं होगी, डिसीजन ऊपर हो जाएंगे जिसके हक में। ठीक, जनरल साहब आपकी क्या राय है? पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में गेन कर रही है, सिंध के अंदर ग्राउंड आपको लग रहा है सस्टेन कर पाएगी या यहाँ पे लूज कर सकती है जिस तरह से उसके खिलाफ सफबंदी हो रही है? बलूचिस्तान में तो अगर उन्होंने अपने वसाइल इस्तेमाल किए तो ये कामयाब हो जाएंगे वहाँ हुकूमत बनाने में। तो बलूचिस्तान में सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ है, वहाँ खासा पैसा वैसा काम कर जाता है। सिंध में इस दफ़ा उनको खासा टफ कंपटीशन होगा, क्योंकि देखें ये कोई एक दिन की हुकूमत नहीं, इन्होंने अब लंबा वक्त तकरीबन 15 साल हो जाएंगे इनकी हुकूमत के, और 15 साल में भी अगर आप बेसिक फैसिलिटीज वगैरह लोगों को नहीं दे सके तो फिर लाजमी बात है कि कोई ना कोई तो एक्सप्लॉइट करेगा उसको। तो मेरा ख्याल है कि नए लोग वहाँ एक्सप्लॉइट करेंगे। हो सकता है कि सीटें सारी पीटीआई को या किसी और को ना मिले, बढ़ जाएं, कोई एमक्यूएम दोबारा कुछ अपने आप को रिवाइव कर ले, ये चीजें हो सकती हैं।
लेकिन डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की अपनी जो हैसियत है वहां पे वो इरोड होगी, वो उसमें लाजमन कमी आएगी, पहले की निस्बत वो उतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी के तौर पे नजर नहीं आएगी। रही बात दूसरे सूबों में, तो वो दूसरे सूबों में मेरा ख्याल है कि पहले ही कंपटीशन काफी है, वहां पे पहले से हो सकता है थोड़ा बहुत बेहतर हो, लेकिन लगता नहीं कि वहां ये हुकूमतें बना सके। बलोचिस्तान में पॉसिबिलिटी मौजूद है और वो जरदारी साहब ने अपनी एबिलिटी पहले भी जाहिर की थी, अब भी मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने वो यूज किया अपने रिसोर्सेज तो बन जाएगी गवर्नमेंट। सही है जी। बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल उनका बेहतर हो सकता है, लेकिन सिंध के अंदर उनको चैलेंजेस हैं और आने वाले दिनों में इंतखाबात के अंदर मजीद बढ़ सकते हैं। नज़ीर लगारी साहब, आपकी क्या राय है? आप क्या देख रहे हैं पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल सिंध के अंदर लेकर, जो उनका अपना मजबूत कला है, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनका बेस है? जो पहली बात यह है कि बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा फिगर जो हैं पॉलिटिकल, जो बलूचिस्तान पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं, वो पिछले दिनों मिले हैं जरदारी साहब से, और वो किसी वक्त भी इमरान खान साहब को दागे मफाद यार मोहम्मद रिंद साहब, और ये बिल्कुल इस बात को आप यकीनी जानें कि इलेक्शन के करीब आस पास कभी भी, वो अभी भी रिज़ाइन दे चुके हैं, अभी तक उन्होंने वापस नहीं लिया है, और उनसे इमरान खान साहब ने अपने आदमी भेजे हैं और उनको राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आ जाएं, लेकिन वो राज़ी होने के लिए तैयार नहीं हैं, वो बहुत सख्त मूड में हैं इस वक्त। वो उन्होंने जरदारी साहब के पास, वो वहाँ तफरीह के लिए नहीं गए थे, मुलाकात के लिए नहीं गए थे, बहरहाल एक ऐसी मुलाकात थी जो उनके लिए मेरे ख्याल में डिलीवरी की होगी, और पहले भी उनका बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ रहा है। माजी में 2008 से 2013 तक की हुकूमत में उनको बड़ी हैसियत मिली थी। अच्छा, हम आते हैं सिंध की तरफ। सिंध के तमाम अजला जो हैं, मैं बड़ा दावा नहीं करता हूँ, मेरी हथेली के ऊपर हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जो है, मुझे कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मुझे न तो पीटीआई और ना ही पीएमएलएन और ना ही कोई और पार्टी एडवांसमेंट करती हुई नज़र आती है। हम घोटकी से शुरू करते हैं, कश्मीर कंदकोट से शुरू करते हैं, हम शिकारपुर से जैकोबाद से शुरू करते हैं, हम सक्खर से शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं लाड़काना की तरफ। ये पूरे के पूरे बाज़ टिकटों की गलतियों की वजह से या गलत फैसलों की वजह से तो उनके कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, लेकिन ठट्ठे तक चले आए आप तो आपको कोई एक भी जो वो ईंट है खिसकती नज़र नहीं आ रही है। इवन न तो अरबाब रहीम साहब कुछ कर सकते हैं, अब अरबाब रहीम साहब के अजीज़ को अभी तो इन्होंने अपने साथ सेटअप में शामिल किया है, वो उनसे ज़्यादा ताकतवर है, और ना तो कोई और ऐसी, इसलिए कि वो सिटिंग जो उनके प्रेसिडेंट थे वो छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, नादिर अकमल लगारी साहब। बिल्कुल, जो दो पीटीआई के अपने एमपीएस थे इंटीरियर सिंध से, वो भी पीटीआई छोड़ के पीपल्स पार्टी के अंदर चले गए थे, पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपका, सईद काजी साहब आपका, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब का। आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया, आपने अपना तज्जिया पेश किया मुल्क के अहम सियासी मामलात पर। नाज़रीन, हमें यहाँ ज्वाइन किया है असद उमर साहब ने, वफाकी वज़ीर है मनसूबाबंदी के और NCOC के सरबराह हैं। चूँकि NCOC के आज 500 दिन मुकम्मल हो गए हैं जब से कोरोना वबा के ख़िलाफ़ हमने एक मरबूत स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन हमने बनाया था, जिसमें तमाम इदारों और सूबों के दरमियान हम आहंगी का एक मैकेनिज़्म जो है वो अडॉप्ट किया गया और तमाम फैसले जो है वो कलेक्टिवली किए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान पहली वेव के अंदर भी कामयाब हुआ, दूसरी वेव के अंदर भी और थर्ड वेव के अंदर भी पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, हम बड़े नुकसान से बच गए। अब जो फोर्थ वेव है, इस वक्त हम फोर्थ वेव के अंदर हैं और जो इंडियन डेल्टा वेरिएंट है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस है। असद उमर साहब से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि अगर ये यूनिफाइड एक स्ट्रेटजी ना होती तो किस तरह के नुकसान हो सकते थे। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि एक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया NCOC ने, 500 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं आज, अपने ज़रा तासुरात का बताइएगा कैसे हैं आपके आज 500 दिन मुकम्मल होने पर। दूसरा, ये जो हमने यूनिफाइड अप्रोच अडॉप्ट की है, इसने हमें कितने बड़े नुकसान और तबाही से बचाया है? समर, आपने देखा दुनिया के अंदर जो भी ममालिक हैं जहां पर बहुत ज़्यादा एक मरबूत रिस्पांस नहीं हो सका, वहां पर किस किस्म की तबाही आई है, हमने अपने ही खित्ते के अंदर भी ऐसा ही देखा है। तो बड़े बड़े ममालिक भी जिस तरीके से, अगर अमेरिका को देखें, वहाँ पे स्टेट्स जो हैं वो अलग अपना रिस्पांस कर रही थी, उनकी वफाकी हुकूमत अलग कर रही थी और उसकी वजह से बेतहाशा नुकसान हुआ। और हमारा भी ज़ाहिर है मुल्क जो है वो फेडरल मुल्क है, 18th अमेंडमेंट के बाद डिवॉल्व्ड स्ट्रक्चर्स हैं,
तो एनसीओसी का जो क़याम हुआ जिसमें तमाम वफाक की सिविलियन और मिलिट्री इदारे भी एक पेज पर आ गए, एक ही प्लेटफॉर्म पर, और साथ ही तमाम सूबे भी एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए, मेरे ख्याल में वो एक बुनियादी वजह बनी कि हम जो फैसला साजी कर पाए वो भी मरबूत थी, और फिर उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद भी एक मरबूत निज़ाम के तहत हो सका, और जाहिर है अल्लाह ताला ने फजल किया और उस पर बहुत बेहतरी हमें नजर आई। अच्छा सर, ये बताइएगा खुदा न खास्ता अगर ये यूनिफाइड अप्रोच ना होती, एनसीओसी का क़याम अमल में ना लाया जाता, ये मरबूत फैसला साजी ना होती, तो फिर किस तरह का नुकसान हो सकता था पाकिस्तान को, किस तरह की तबाही का सामना करना पड़ सकता था? देखिए, अगर हम सिर्फ अपने साथ ही देख लें, भारत को देख लें, वैसा ही मिलता जुलता मौसम है और नॉर्मल जो बाकी कंडीशंस हैं, मईशत का जो एक सतह है वो भी तकरीबन एक ही जैसी है, तो तमाम कदर मुश्तरक होने के बावजूद सूरत हाल ये है कि भारत में जो अमवात हुई वो आबादी के तनासब के लिहाज से पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा हुई, और अगर पाकिस्तान में यही मैं शरह लगा लूँ जो भारत में हुआ, तो खुदा न खास्ता हमारी को 50,000 अमवात ज़्यादा होती अगर हमारा वही तनासब होता जो भारत करा। इसी तरीके से मईशत पाकिस्तान की जो है उसमें 4% से उसमें ग्रोथ नज़र आई, और भारत की मईशत जो है वो 7% सुकड़ गई। उनकी जब से आज़ादी के बाद से बदतरीन साल था उनकी मईशत के लिए, और ये जो कोल्ड आदादो शुमार हैं कि 4% ग्रोथ हुई बनिस्बत 7% मईशत सुकड़ने के, इसका मतलब लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का रोजगार उससे मुतासर होता है। और आज भी भारत में जो पिछले साल लॉकडाउन सवेर लगाया था उसके गुर्बत के असरात से आज भी वहाँ पर करोड़ों लोग हैं जो नहीं निकल पा रहे। बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल आर्टिकल भी इस पे छपा था। अच्छा असद उमर साहब, आपने भारत की बात की, जो भारतीय डेल्टा वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा रहा है, रोज़ाना केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात बढ़ रही है। ये चौथी वेव जो है इसके बारे में क्या प्रोजेक्शन है? ये कब तक जो कर्व है वो फ्लैट हो सकती है और इसकी पीक कब तक एक्सपेक्टेड है? पहली बात तो ये कि ये जो भारतीय वेरिएंट है ये सबसे ज़्यादा अभी तक तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है। इससे पहले जो बरतानिया का वेरिएंट आया था वो शुरू में जो वायरस आया था उससे तकरीबन 60% 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता था। ये जो बरतानिया का वेरिएंट है, भारतीय वेरिएंट जो है, ये उससे 60-70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो एक तो है ये बड़ा ख़तरनाक। इसका जवाब कि ये पीक इसकी कब आएगी वो मुनहसर होगा मुकम्मल तौर पे उस पर कि अवाम जो हैं वो अमल दरामद कितना करते हैं। जो हिफाजती तदाबीर बताई गई हैं, पिछले माह हमने देखा था कि जो कंप्लायंस है हिफाजती तदाबीर पे अमल दरामद है वो बहुत कम हुआ था। उसमें अब थोड़ी बेहतरी आनी शुरू हो गई है और हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की भी मदद मांगी थी, उनको भी डिप्लॉय कर दिया गया है। अगर ये ठीक तरीके से हो जाए, हमारी डिप्लॉयमेंट, हमारी इन्फोर्समेंट हो जाए, तो उम्मीद यही है कि अगले चंद हफ्तों में आपको इस वबा के फैलाव में कमी आती हुई नजर आएगी। सही, बिल्कुल उम्मीद हमें बेहतरी की रखनी चाहिए कि ये फोर्थ जो वेव है ये भी जल्द इसमें कर्व जो है वो फ्लैट होगी और ये हमारी जान छूटेगी इससे। लेकिन ज़ाहिर परमानेंट जो एक जान छूटनी है कोरोना वबा से, असद उमर साहब पाकिस्तानी जानना चाहते हैं, हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं। अमेरिका में डॉक्टर फाउची का ये कहना है कि उनकी प्रोजेक्शन ये है कि नवंबर 2022 तक जो है ये दुनिया इस वबा से उसकी जान छूट जाएगी। पाकिस्तान के अंदर आपकी क्या प्रोजेक्शन है, कब तक जान छूटेगी मुकम्मल तौर पर इस वबा से? देखिए, पाकिस्तान में वही दुनिया ने जो एक ही रास्ता अभी तक देखा है इससे मुकम्मल तौर पर जान छुड़ाने का, और वो है वैक्सीनेशन। दुनिया में जो अमीर ममालिक हैं वहाँ पर इस वक्त वैक्सीनेशन की शरह काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और उसकी वजह से आपने देखा है कि वहाँ पर बंदिशों में भी कमी आती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान में हमारे 12.5 करोड़ लोग हैं जो 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन लगानी है, और हमारा जो टारगेट था वो 7 करोड़ लोगों को दिसंबर तक हमने कहा था कि हम वैक्सीनेट कर लें, तो तकरीबन समझ लें कि टारगेट का वो कोई 60% बनता था। हमारी अभी जो पिछले चंद हफ्तों से ज़्यादा रफ्तार में इजाफा हुआ है, हम खरीद भी ज़्यादा सक रहे हैं और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खास तौर पे मोबाइल यूनिट्स में बहुत इजाफा किया गया है, तो उम्मीद ये है कि शायद हम उससे भी आगे चले जाएं। और अगर हम उस सतह पे पहुंच जाएंगे वैक्सीनेशन की, तो उम्मीद ये है कि ये जो बहुत हम मुश्किलात के जरिए गुजरते हैं हर
कुछ माह के बाद बंदिशें लगानी पड़ती हैं, उससे हम मुकम्मल तौर पर फिर बाहर निकल सकेंगे। सही है, इंशाल्लाह पूरी दुनिया और पाकिस्तान भी जल्द इस वबा से बाहर निकलेगा और ज़िंदगी नॉर्मल होगी। हमें भी इस चीज़ की उम्मीद है। बहरहाल NCOC ने बड़ा अच्छा काम किया है, हम उस पर आपको खराज तस्लीम पेश करते हैं, हमने उसके प्लेटफॉर्म से भी। ये बताइएगा थोड़ा सियासी मामला थी, उन पर भी ज़रा बात कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी आजकल बात करी, बड़ा दावा कर रही है कि हम सिंध को फतह करेंगे, वहाँ भी तहरीक इंसाफ की कामयाबी का परचम गाड़ेंगे कश्मीर के बाद। आपकी मीटिंग भी हुई थी इमरान खान साहब की सिंध की इत्तेहादी जो आपके जमातें हैं उनके साथ, आप भी उस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से अपनी इनरोड्स बनाएंगे सिंध के अंदर? देखिए, इस वक्त सिंध के अवाम जो हैं वो जाहिर है वो उतना ही पाकिस्तानी है जितना पाकिस्तान का कोई और हिस्सा है, और बदकिस्मती से वो देख रहे हैं कि उनको जिस गवर्नेंस का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके से उनके सूबे के अंदर मामला चलाए जा रहे हैं, वो सूबा हमारा सिंध का जो हमारा है वो बाकी पाकिस्तान से पीछे होता चला जा रहा है। जितने भी अभी वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जो की थी उसको भी अगर आप देख लें तो सिंध पीछे जा रहा है, और जाहिर है उनके अवाम की भी ख्वाहिश है और वो भी, उनकी भी नजरें इमरान खान की तरफ लगी हुई हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से बाकी पाकिस्तान के हिस्सों में बेहतरी नजर आ रही है, इसी तरीके से सिंध के अंदर भी काम किया जाए। और ये बिल्कुल वाज़े इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का अहकामात भी हैं और ये मिशन भी है तहरीक इंसाफ का कि घर घर सिंध के अंदर ये पैगाम भी पहुंचाया जाए और सिंध हुकूमत के ऊपर दबाव भी डाला जाए कि वो सिंध के अवाम की जो जायज़ ज़रूरियात हैं, जो डिमांड्स हैं, उनको पूरा किया जाए और करप्शन को कम किया जाए, गवर्नेंस बेहतर की जाए, और उसके अंदर इंशाल्लाह ताला आप आगे तेजी देखेंगे इस कैंपेन के अंदर। ठीक। अच्छा असद उमर साहब, कराची की बात की जाए तो कराची में पीपल्स पार्टी की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया है। इस फैसले पर हमने देखा बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। दीगर जो कराची की स्टेक होल्डर जमातें हैं, PTI तो कह रही है, आज शहबाज गिल साहब को मैं सुन रहा था कि ये लूट मार का एक और तरीका ढूंढ लिया है पीपल्स पार्टी ने। क्या करेंगे, सिर्फ एतराज़ ही इस पर रहेगा ज़ुबानी, या फिर कोई कानूनी चाराजोई की जाएगी, यानी कोई अदालती प्लेटफॉर्म भी उस पर भी जाएंगे इस फैसले के खिलाफ? मकसद क्या है एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का? एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाता है जिस वक्त लोकल गवर्नमेंट का अपना दौर पूरा हो जाता है और उसके बाद अगले इलेक्शन से पहले के दरमियान जो वक्फा होता है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाते हैं। ये बिल्कुल समझ लें कि जिस तरीके से सूबाई सतह के ऊपर, वफाकी सतह के ऊपर जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट आती है, एक अबूरी हुकूमत आती है जो इलेक्शन करवाती है। अब वो इलेक्शन के अंदर आप जा रहे हैं और इंतजामिया एक हाथ में एक सियासी आदमी के, सो ये बुनियादी तौर पर, मंतकी तौर पर अगर आप सोचें तो ये जो जमहूरियत का ढांचा बनाया गया है और जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम है उसके खिलाफ है ये बात। तो बिल्कुल एतराज़ जो है वो तो बिल्कुल दुरुस्त एतराज़ है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब देखें कि इसको कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं या नहीं करते हैं, हमारी सिंध की जो तहरीक इंसाफ की पार्टी है वो आपस में मुशावरत करके वो फैसला करेंगे। अच्छा असद उमर साहब, PTI तो सिंध फतह करने के दावे कर रही है, पीपल्स पार्टी ने अमलन बलूचिस्तान फतह करने का आगाज़ कर दिया, वहाँ काफ़ी अहम लोगों की शमूलियत हुई है पीपल्स पार्टी में। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या हो रहा है, ये मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है? देखिए, ये मज़हर है जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून जिस इंतशार का शिकार है। पार्टी तकसीम होती जा रही है, डायरेक्शन उनको कोई नजर नहीं आ रही है। तो मुस्लिम लीग नून का वर्कर को ये नहीं समझ में आती कि नवाज शरीफ और मरियम के बयानिए पे काम करना है या शहबाज शरीफ की जो ख्वाहिश है उसके ऊपर काम करना है। तो एक रडरलेस, लीडरलेस पार्टी नजर आती है। तो उस इंतशार के अंदर क्योंकि मुस्तकबिल लोगों को नहीं नजर आ रहा तो लोग नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, और जाहिर है पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक तकसीम हुई भी है, तो वो अपनी अपोजिशन का जो एक कैंप है, PDM के कैंप में एक पार्टी से निकल के दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में इस वक्त भी मखलूत हुकूमत है, तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा है, और मेरे ख्याल में आपको कोई शक नहीं होना चाहिए जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर काम किया जा रहा है, जो तारीखी, आज तक ऐसे तारीखी तरक्याती काम बलूचिस्तान में नहीं हुए, और जिस तरीके की पॉलिसियां प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने अडॉप्ट की हैं, अभी बलोच वो लोग जो नाराज भी हैं उनकी तरफ भी हाथ बढ़ाने का फैसला किया गया है कि जो पाकिस्तान के आइन को, दस्तूर को मानते हैं, पाकिस्तान के झंडे के नीचे खड़ा होना चाहते हैं, उनके साथ भी बातचीत का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। तो मुझे तो उसमें बलूचिस्तान तो आप भूल जाएंगे अगर कोई और पार्टी सोच रही है कि अगली इलेक्शन में वो जीतेगी। जहांगीर ग्रुप के वाले से खतरा तो नहीं कि वो भी पीपल्स पार्टी में न चला जाए कहीं?
देखें, ग्रुप जो है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उधर MNAs हैं, उन सबको तो मैं ज़ाहिर ज़ाती तौर पे जानता हूँ, सबके साथ हमारा राब्ता भी रहता है। वो कोई सियासी पार्टी ग्रुप तो है नहीं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी ज़ाती कुछ रंजिशें हैं और उन रंजिशों की वजह से उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया है जिससे वो अपनी रंजिश का इजहार करते हैं। उनमें से इनफरादी तौर पे तो कोई फैसला कर सकता है कि आइंदा किसी और पार्टी में हो, अगर उनमें से किसी को ये शक हो कि अगली दफा उसको टिकट नहीं मिलेगा तहरीक इंसाफ का। वरना ज्यादातर ये पंजाब के लोग हैं और पंजाब में इलेक्शन लड़ना पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर बिल्कुल एक खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। पार्टी बहुत शुक्रिया साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त दिया। आज जो मैं इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।